लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। आज सबसे पहले बात करते हैं उनके पुलिस रिफॉर्म्स की। पुलिस रिफॉर्म्स दोस्तों, रिफॉर्म्स के लिए कर्जन का मेथड था एक एक्सपर्ट कमीशन को अपॉइंट करना। ये कमीशन डिपार्टमेंट की वर्किंग की पूरी जांच करती थी और फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर जरूरी रिफॉर्म्स के लिए कानून बना दिया जाता था। 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। कमीशन अपनी रिपोर्ट 1903 में सबमिट करती है, जिसमें पुलिस फोर्स के इंप्रूवमेंट के लिए कई सारे सुझाव दिए गए थे, जैसे कि सभी रैंक्स की सैलरी इंक्रीज करना, सभी प्रोविंसेस में पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स दोनों के लिए ही ट्रेनिंग स्कूल्स खोलना, हायर रैंक्स के लिए प्रमोशन की जगह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस को सेटअप करना, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस को क्रिएट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लॉर्ड डफरिन के समय में ध्यान दीजिएगा, इधर ये जो लॉर्ड डफरिन है, इसी के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी बनी थी, ठीक है ना। आज भी वो कांग्रेस के नाम से अस्तित्व में है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके पहले इस कांग्रेस के नाम, जो कांग्रेस है इसका नाम, पुराना नाम पूछेगा तो इसको कहते थे भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ ये बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा था, एक पार्टी थी, ठीक है ना। उस समय दादा भाई नौरोजी ज्यादा सक्रिय रहा करते थे इस पार्टी में। बाद में इसी को कांग्रेस का रूप धारण किया गया। शुरुआत के दौर में शायद दादा भाई नौरोजी नाराज रहे होंगे, इसलिए पहला दूसरा तीसरा इसमें भाग नहीं लिए। पहले पारसी अध्यक्ष के रूप में वो इसमें भाग लिए थे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में एक छोटी सी पार्टी थी। एओ हुम के दिमाग में एक चीज आया कि भारत के लोग अगर अंग्रेज गलत करते हैं तो डायरेक्ट अंग्रेजों के साथ प्रतिकार कर देते हैं। 1857 की क्रांति इसकी गवाह है, ठीक है ना। जीता जागता उदाहरण था अंग्रेजों के लिए कि अगर गलती किया तो ये मारना शुरू कर देंगे, विद्रोह शुरू करेंगे और नई क्रांति आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने बचाव के लिए एक ऐसी पार्टी बनाया और भारतीयों से कहा आपको जो जरूरत होगी इस पार्टी से बोलना, ये पार्टी मुझसे बोलेगी और मैं वो काम कर दूंगा। अब ये जो चीज कहेगा अंग्रेज अपने सुविधा अनुसार वो चीज मानते थे, नहीं मानते। अगर नहीं मानते थे तो अंग्रेज बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कुछ कहा ही नहीं, ताकि देश का पूरा गुस्सा पार्टी के ऊपर जाए, न कि अंग्रेज के ऊपर जाए। इसी विचारधारा को लेकर एओ हुम ने एक पार्टी को जन्म दिया और उसी को कहते हैं कांग्रेस पार्टी। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। और इसके महासचिव कौन थे? महासचिव एओ ह्यूम, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान से आपको भ्रमित करने के लिए पूछेगा, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? पहले जॉर्ज यूले थे, ना कि एओ हुम थे। ये महासचिव थे और कांग्रेस को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये किस देश के थे पता है आपको? कभी कभी पूछ लेता है। स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है ना। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट है, ठीक है ना। ये यूनियन करके वो लोग जो बनाए हैं वो चीजें। तो इसकी ये जैसे ही बना तो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था? मुंबई में। विद्यालय का नाम पूछता है, कौन से विद्यालय में हुआ? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय। अब ध्यान से देखिए, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे यह भी पूछेगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह ध्यान रखिएगा, पहले जब पहला अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया यह पूछेगा। कितने सदस्य ने भाग लिया? 72। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, ठीक है ना। और पहले पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा तो कौन बना था? अब्दुल कलाम आजाद। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष किसने बना? अब्दुल कलाम आजाद। वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था?
1896 ईस्वी में। कांग्रेस दो भागों में बटी थी। कब बटी थी? सात गरम दल और नरम दल। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस दोनों पार्ट गरम, नरम और मुस्लिम दल तीनों मिले थे। कब मिले थे? 1916। 1916 के अधिवेशन को क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट। ठीक है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद मजूमदार। ये सारी पॉइंट आपसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। गांधी जी ने पहली अध्यक्षता कहां की थी? ऐसा पूछ सकता है। ठीक है ना। बेलग्राम अधिवेशन 1924 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बने थे? यह पूछा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? 1938-39। एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया, एक बार वो थे। ठीक है ना। पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ था? 1937 फैजपुर अधिवेशन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तब क्या कहेंगे? जेपी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। और पूछेगा वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कांग्रेस का पूरा इतिहास शॉर्टकट में बताया। एक दिन पूरा कांग्रेस पढ़ाऊंगा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा। पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता चला जाऊंगा। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ध्यान से सुनिएगा। ये तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ध्यान से समझिए। आंग्ल भारत, वर्मा मतलब म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय का पार्ट है, उसे आराकान योमा पर्वत कहते हैं। उसके दोनों तरफ खूब भीषण जंगल है और उसी जंगल से परेशान थे अंग्रेज, क्योंकि उस जंगल से निकलते थे भारत के लोग। उस समय म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, वर्मा भारत का हिस्सा था, और अंग्रेजों को पीट पाट के फिर घुस जाता था जंगल में। ठीक, अंग्रेज परेशान थे और लॉर्ड डलहौजी, जिसको आधुनिक भारत का जनक और आधुनिक इतिहास का अकबर कहा जाता है, उसने वर्मा को भारत से अलग कर दिया कि बेटा तुम अलग रहो, तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। ठीक है ना, अलग किया। लेकिन तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय हुआ और वर्मा को पूर्णतया भारत में मिला लिया गया। किस में मिलाया गया? भारत में मिलाया गया। वर्मा भारत का हिस्सा पुनः बन गया, कोई देश नहीं बल्कि भारत का हिस्सा बना। 1935 के भारत शासन अधिनियम में वर्मा को फिर से भारत से अलग करके एक नया देश बना दिया जाएगा और वर्तमान में वर्मा एक नए देश के रूप में अस्तित्व में है और ये अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। वर्मा की राजधानी, म्यांमार की राजधानी आप याद रखिए, भारत का पड़ोसी देश है। क्या है? नेपिटो। चले, ये दो बात हुई। लॉर्ड डफरिन के बाद जो आएगा वो कौन आता है? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन ये रहता है 1888 से 94 ईस्वी तक। कितना? 1888 से 94 ईस्वी तक। इसके समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई, उसी रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। अब इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, भारत पाकिस्तान कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा। भारत और चीन मैकमोहन रेखा। भारत और ये बांग्लादेश 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। ठीक, भारत और श्रीलंका पाक स्ट्रेट। ठीक, पाक स्ट्रेट, उसी को मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। ठीक, भारत और म्यांमार अराकान योमा पर्वत। ठीक है ना, ये सारी भारत और भारत के पड़ोसी देशों से सीमा बनाती है। तो भारत के साथ ध्यान से देखिएगा, भारत के साथ एक देश लगा हुआ है, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश बनाता है और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान। किसी किताब में 108 किलोमीटर है, किसी किताब में 106 किलोमीटर है। ध्यान रखिए, अफगानिस्तान, इसके बीच में एक रेखा खींची गई, उस रेखा का नाम रखा गया डूरंड लाइन। क्या रखा गया? डूरंड रेखा। डूरंड नामक व्यक्ति ने खींचा, इसलिए अपना नाम ही लिख दिया। और पहले के जमाने में फेमस, कोई चीज खोजो और उसका नाम तुम अपने नाम पे रख दो।
मेढक की नई प्रजाति एक वैज्ञानिक ने खोजा और अपना नाम उसको दे दिया। हम कहे वाह, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे। और सही बात है, आपने खोजा तो जाहिर सी बात है दुनिया का श्रेय अगर मिले तो आपको मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच बड़ा टक्कर था। अंग्रेज कभी अफगानिस्तान से जीत नहीं पाए थे, और न जीतने का रीजन क्या था कि अफगानिस्तान में अफगानी और मुगलों का अच्छा वर्चस्व रहता था। ठीक है ना, ईरान इराक के लोग वहीं पे अब जमावड़ा बनाए थे, क्योंकि लूटने भारत आते थे। अंग्रेजों का कब्जा है, इधर आ नहीं पा रहे। साथ साथ नदी है, सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, इतनी नदियों को क्रॉस करना पड़ता, और करने के बाद अंग्रेज से युद्ध करना पड़ता, तो वो लोग इधर आना बंद कर दिए। पहले आते थे, लूटते थे, तभी तो मुगल काल 800 साल चला था। अब अंग्रेज का दिमाग क्या हुआ कि हम ही जाएं अटैक करके अफगानिस्तान को मिला लें। ठीक, अंग्रेज एक ऐसी प्रजाति है कि इसको कितना भी दे दो ये पचाती नहीं है, उसको लीलती चली जाती है। ठीक, अब ये म्यांमार को तो लील लिया है, भूटान को कब्जा कर लिया, आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल को कब्जा किया। अब ये निकला अफगानिस्तान की ओर, और वहां गया तो खूब पाया, खूब मार खाया और लौट के चला आया। अफगानिस्तान से कई बार युद्ध लड़े अंग्रेज, लेकिन उसमें पराजित हुए थे। इसीलिए अफगानिस्तान के साथ शानदार निष्क्रियता का नियम अपनाया था कि हम ना अटैक करेंगे ना आप अटैक करिए। राजा रणजीत सिंह के साथ संधि किया था कि अफगानिस्तान के लोगों को अंग्रेज वाले क्षेत्र में मत भेजना, हम कभी पंजाब में अटैक करने नहीं आएंगे। दिलीप सिंह, राजा रणजीत सिंह खत्म हुए, उनके बेटे दिलीप सिंह आए, उस पे कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान ये गए अटैक करने, लेकिन उस अटैक में क्या किए, पराजित हुए, और एक रेखा खींच दिया कि इधर तुम और इधर हम, और बात बराबर। और तब से आज तक वो रेखा खींची हुई है, और वो भारत, इधर भारत और उधर क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान की राजधानी आपसे पूछ सकता है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और काबुल एक सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के बीच दुरंत रेखा खींचा गया। इसी के समय में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम, ये द्वितीय कारखाना जो अधिनियम है, प्रथम अधिनियम में बच्चों को 9 साल के से 9 घंटे तक काम करने के लिए कहा गया, वो भी चाय, कॉफी और नील की खेती में, इसके अलावा नहीं। द्वितीय कारखाना अधिनियम में स्त्रियों पे विशेष ध्यान दिया गया कि कोई भी स्त्री कितने घंटे काम करेगी, 11 घंटे से अधिक कोई भी स्त्री कार्य नहीं करेगी। आज भी नियम है, कभी भी आप जाएंगे किसी भी फैक्ट्री या कहीं भी माताएं या मातृशक्तियां नौकरी करती हैं, तो शाम 6 बजे के बाद कंपनी का अधिकार नहीं होता, उनको छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, और महिलाओं की गिरफ्तारी भी शाम 6 बजे के बाद नहीं की जाती है। और अब तो इतना बढ़िया सुविधा आ गया कि कहीं रात में कोई लड़की अकेले फंसी हुई है तो 100 नंबर के पास फोन करिए, पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि उस लड़की को 4 व्हीलर पे बैठा के उसके घर छोड़ेगा। ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। ठीक है ना, ये सुविधाएं आपके लिए है, आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, 11 घंटे से अधिक कोई स्त्रियां कार्य नहीं करेंगे। साथ में साप्ताहिक छुट्टी, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होना अनिवार्य है। साप्ताहिक छुट्टी मतलब ये लॉर्ड एरनबरो के समय शुरू हुआ था, रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी या 43 ईस्वी। 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी शुरू हुई थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एरनबरो था। ये चीजें कहीं कहीं होती थी, हर जगह नहीं होती थी। द्वितीय कारखाना अधिनियम में यह तय किया गया कि हर सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य है और होनी भी चाहिए। ये बात थी लॉर्ड लैंसडाउन। इसके बाद आएगा लॉर्ड एल्गिन। कौन आएगा? लॉर्ड एल्गिन। ध्यान से देखिए, लॉर्ड एल्गिन का जो समय रहता है 1894 से लेके 99 तक, 1894 से 99, यही है। देखिए 1894 से 99 तक लॉर्ड एल्गिन रहता है।
ये कोई काम नहीं करता। इसका एक स्टेटमेंट फेमस है, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड एल्गिन कहता है, ये स्टेटमेंट हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के बीच होता है। ये कहता था कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पे की जाएगी। ये स्टेटमेंट किसका है, बस यही क्वेश्चन बनेगा और दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसके बाद जो वायसराय आया वो लॉर्ड कर्जन आया, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी वायसराय हुआ और उसकी तुलना बाल गंगाधर तिलक ने आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। अगर पूछेगा आधुनिक भारत का अकबर कौन है तो आप किसको जवाब देंगे? डलहौजी। आधुनिक भारत का औरंगजेब कौन है? कर्जन। औरंगजेब ने बड़ी तबाही मचाई थी, बहुत मंदिरों को तोड़ा फोड़ा था और बहुत लोगों को कत्लेआम किया था, इसीलिए कर्जन को कहा गया। आइए कर्जन देखते हैं कि कितना तबाही हिंदुस्तान में मचाता है और फिर वापस जाता है। इसको मिटा दूं? देखें, लॉर्ड कर्जन ये आया था 1899 से लेके 1905 ईस्वी। देखें, लॉर्ड कर्जन के बारे में ध्यान से समझिएगा। ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी मतलब अपने आप को एक वर्चस्वशाली कहा जाता था। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये सभी वायसराय में सबसे यंग था, नए उम्र का था, तो इसके अंदर ऊर्जा और बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा थी, क्योंकि एक उम्र के बाद लोग शालीन होने लगते हैं, लोग चीजों को सहना सीख जाते हैं, लेकिन युवा सहता नहीं है। कहते हैं ना कि तुम्हारा खून गर्म है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी युवा अवस्था चल रही है। तो ये भी बहुत युवा था और भारत में वायसराय बनना इसका सपना था, ठीक है ना। और वायसराय बनने से पहले ये 4 बार हिंदुस्तान आ चुका था, हिंदुस्तान के हर एक गतिविधि से ये परिचित था, भारत सचिव भी कभी रहा करता था। अब लॉर्ड कर्जन भारत में आया और आने के बाद इसने बहुत कुछ सुधार किए, जिसमें से एक आता है टॉमस रैले की अध्यक्षता में। टॉमस रैले की अध्यक्षता में कौन सा है विश्वविद्यालय? टॉमस रैले, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल उस समय की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन अंग्रेजों के विपरीत जा रही थी। विपरीत क्यों जा रही थी? क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी आ गए थे, अपने हक को जानने और समझ गए थे। 19वां दौर चल गया, 1905 ईस्वी शुरू हो चुकी है, ठीक। अभी हाल में आपको नहीं पता होगा, सन 2020 में लॉर्ड कर्जन न्यूज़पेपरों में लगातार आता था, ठीक। क्यों आता था? क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में एक छोटा सा जगह है वर्धमान, और वर्धमान के राजा एक थे, वो राजा लॉर्ड कर्जन को निमंत्रण देके अतिथि के रूप में बुलाए थे। और जिस रास्ते से लॉर्ड कर्जन गया था उस रास्ते में एक गेट बनाया गया, वो गेट आज भी है पश्चिम बंगाल में। उस गेट का नाम है लॉर्ड कर्जन गेट, और उसी गेट पर जो राजा निमंत्रण दिया था उसी की मूर्ति बनाने की बात ममता बनर्जी ने की थी, तो मीडिया में खूब ज्यादा वो वायरल हुआ था, ठीक है ना। दूसरी चीज, इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जयदीप धनखड़। जयदीप धनखड़ ने उस समय कहा था कि जिस कुर्सी पे बैठकर कर्जन ने महाभारती के 2 टुकड़े किए थे, उसी कर्जन की याद में ममता बनर्जी ये सारी चीजें कर रही हैं। इससे काफी बवाल बढ़ा था, उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतिहास से परिचित होना चाहिए। अगर कोई अखबार पढ़ा और कर्जन बाद में आया, दादाजी पूछ ले बेटा ये क्या है, कर्जन का मतलब समझाओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वायसराय था और भारत में आया था 1899 से 1905
का दौर इसी का दौर चलता था। ध्यान से समझिएगा, थॉमस रैले की अध्यक्षता में आया विश्वविद्यालय एक्ट। इसमें क्या हुआ, क्रांतिकारी लोग जाते थे और कोई भी क्रांतिकारी जो देशभक्त हो, अगर वो 40 से 50 या 60 साल के बीच में है तो वो मान लो कि 100-200 में 1-2 मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि युवा में सब क्रांतिकारी पैदा होंगे, लेकिन बुजुर्गों में, अधेड़ों में क्रांतिकारियों को ढूंढना पड़ता है। होंगे बहुत। उस समय 40 करोड़ जब देश आजाद हुआ था तो भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, लेकिन क्रांतिकारियों को ऐसे उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, इतने कम क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारियों को पता चला कि अगर हम अपने के बीच में जाके बताएंगे तो लोग कहेंगे क्या है यार, तू कमाते धमाते नहीं, काहे पचड़म में पड़ा है, ठीक। तो उनको क्या लगा, हमें बच्चों को जाके मोटिवेट करना होगा, और बच्चा मन का सच्चा जो सुना उसी पे महाभारत शुरू कर देता है। ये लोग विश्वविद्यालय में जाते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे क्रांतिकारी लोग, और वही बच्चे लोग ले जाके बम खूब फोड़ते थे अंग्रेज के ऊपर। अभी लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने आएगा, कौन बम फेंका था, बाल मुकुंद और प्रफुल्ल चाकी। गूगल पे देखना उनकी उम्र कितनी है, तुमसे छोटा लड़का था, और अंग्रेज वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका था, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। और ये दुर्भाग्य था कि वो बच गया। वो लोग जब चलते, जैसे प्रधानमंत्री जब अपनी गाड़ी से चलते हैं तो उसी तरीके से 7-8 गाड़ी रहती है, तुम समझ नहीं पाओगे कि किस गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठा है। ऐसे उस समय रथ चलता था, 3-4 रथों में वो समझ नहीं पाए किस रथ में लॉर्ड हार्डिंग बैठा है, और फेंक दिए दूसरे रथ में, उस रथ पे जो बैठा था वो फाइनल हो गया और वो जिंदा बच गया था। इसी चक्कर में उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ध्यान देना, विश्वविद्यालय में जाके क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ा दी गई, और इसी को रोकने के लिए कर्जन ने नियम लाया। नियम ले आया कि अगर विद्यालय में पढ़ाई के अलावा राजनीति हुई तो विद्यालय की मान्यता को खत्म कर दिया जाएगा। पहला नियम, विद्यालय को मान्यता जो प्राप्त विद्यालय है समाप्त होंगे। दूसरी चीज, जैसे आप देखते होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, लेकिन उसके कई पार्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है ना, और मान्यता कहाँ का है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ऐसे उस समय भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी मान्यता देते थे छोटे छोटे विश्वविद्यालयों को। तो इन्होंने नियम बनाया कि मान्यता उस विद्यालय को तब मिलेगा जब अंग्रेज का वायसराय खुद सिग्नेचर करके भेजे, ताकि पूरे के पूरे क्षेत्र पे मेरी पकड़ हो जाए। विश्वविद्यालय में चुनाव होता है जिसे छात्र संघ अध्यक्ष कहा जाता है। उस समय जरूरी था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज साले विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के बाद नेतागिरी शुरू कर देते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को अपने आंखों से देखा जो मल्टी टैलेंटेड थे, विश्वविद्यालय जाने के बाद पढ़ाई छोड़ के केवल नेतागिरी किए और आज 10,000 रुपल्ली पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सच्चाई है। वो लड़का जो IAS PCS बनने के काबिल था, वो लड़का राजनीति में घुस गया। यही चीज हम और आप करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, कभी फेसबुक खोलिएगा तो फेसबुक को जानते हैं कि कौन टिकट पाएगा कैसा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा ऐसा पोस्ट मारेंगे लगेगा जैसे ये बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हो या सपा पार्टी के अध्यक्ष हो या बसपा के अध्यक्ष, और टिकट बांटने का काम इन्हीं को मिला है। भाई साहब थोड़ा आप बांट दीजिए, आप बड़े अनुभवी हैं। इतने पोस्ट पीटे पड़े हैं, सब अपने मतलब से जिसका पैर चाटना होगा उसके पक्ष में खूब पोस्ट डाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विद्यार्थी हैं, आपका धर्म केवल पढ़ाई होना चाहिए। तो यहां ध्यान रखना, यहां नेतागिरी बंद किया गया कि कोई भी जो भी होता था, विश्वविद्यालय के सचिव वगैरह चुने जाते थे, उन सबको समाप्त किया। समाप्त करने के बाद जब विरोध हुआ तो उसमें अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय एक्ट आया। इसके बाद जो आया वो पुलिस आयोग बना था, किसके, फ्रेजर, एंड्रू, यही है ना, फ्रेजर है पुलिस। ध्यान से देखिए, एंड्रू फ्रेजर नाम के व्यक्ति ने पुलिस आयोग बनाया। दरअसल उस समय होता क्या था, पुलिस इतना डर डर के खुद ही रहती थी कि वो दूसरे से डर जाती थी। जैसे 1 मिनट के लिए एग्जांपल देता हूं,
मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, बड़ा अच्छे पर्सनालिटी का हूं, 7 फीट का हूं, और सामने वाला पुलिस दुबला पतला है, ठीक है ना, और मेरे सामने खड़ा है और मैं ऐसे जा खड़ा हो गया उसके सामने, अब वो क्या करेगा? डर जाएगा। अंग्रेज का पुलिस होगा, डरेगा। क्यों? क्योंकि पहले के लोग बुद्धि से कम बल से ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन आज का दौर क्या है? अगर उसके ऊपर वर्दी है और शरीर की पूरी हड्डी दिख रही है, मायने नहीं रखता। वर्दी मतलब पावर है। आप भले उसको मार दें, लेकिन जब धारा बनाएगा ना तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा वो। इतनी पावर उसके पास आ जाती है। तो इसने यही कहा, पुलिस आयोग में एंड्रू फ्रेजर ने कहा, आपके पुलिस के पास औकात क्या है यार? ये अच्छा खासा इंसान आ जाए तो खुद ही डर के भाग जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, इसने बताया कि आपके जितने पुलिस हैं, पहली चीज तो सारे डरपोक पुलिस हैं, ये किसी काम के हैं नहीं, इनको तुरंत हटाओ। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार बहुत करते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार मामले में नंबर 1 है, भ्रष्ट है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या? ये जो कर्जन था, कर्जन ने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? कि पुलिस का वेतन बढ़ेगा, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे जितना हो, सबका बढ़ाया। सैलरी क्या किया? वेतन में वृद्धि किया। लेकिन अगर भ्रष्टाचार करते पकड़े गए तो सर्विस से बाहर हो गए और पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। शर्त बड़ा गंभीर है और पैसा खूब दे रहा है। मतलब तुम्हें जो चाहिए हमसे लो, लेकिन आप भ्रष्टाचार ना करो। दूसरी चीज, कभी भी पुलिस डरेगी नहीं, ठीक। डरने वाले जो हैं उनको तुरंत, कभी ऐसा लगा कि ये डर के मारे वहां नहीं गए, उनको तुरंत नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा नियम बताया। तीसरी चीज, इसने पुलिस के बारे में एक बहुत बढ़िया काम कहा। पहले क्या होता था, जैसे आप पुलिस बन गए और दरोगा बनाना हो तो आपकी 20 साल की सर्विस सबसे ज्यादा है तो आपको दरोगा बना दिया जाता था, ठीक। आपने 30 साल ड्यूटी कर दी तो एसओ, सीओ ऐसे ऊपर बैठा दिया जाता था। लेकिन इसने योग्यता के आधार पे निर्णय किया। योग्यता का आधार मतलब क्या है? पेपर करवाया, तुम एसआई का पेपर दो, पेपर एग्जाम पास किए, जाओ ट्रेनिंग पे। हाँ, ट्रेनिंग से याद आ गया, ये जो पुलिस में भर्ती होते थे उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, डायरेक्ट वर्दी दे दे के, बंदूक दे दे के छोड़ देते थे, जाओ अब तुम थाने बैठो। इसने, एंड्रू फ्रेजर ने बताया कि पुलिस की भर्ती हो तो भर्ती होने के बाद उसको ट्रेंड किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। और तब से पुलिस भर्ती के बाद क्या चलने लगी? ट्रेनिंग आज भी चलती है। पुलिस में भर्ती होगे तो 6 महीने ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद तब तुम जाओगे वर्क पे। अब 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जो भी उनकी योजना हो, ठीक। तो ट्रेनिंग देने का कार्य सर्वप्रथम कर्जन ने किया और योग्यता के आधार पे इसने बड़े बड़े पोस्टों पे क्या किया? बैठाना शुरू किया। अगर एसपी बनना है, अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए, डायरेक्ट एसपी। इससे मतलब नहीं है कि आपने नौकरी किया है कि नहीं किया। आप भी ध्यान रखिए, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, पुलिस और एसआई, दरोगा में जमीन आसमान का फर्क नहीं, एक छोटा सा फर्क है। यहां क्वेश्चन की संख्या ज्यादा और यहां से थोड़ा सा लेवल ज्यादा, और रहेगा सेम वही चीज। विश्वास मानो, अगर तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारी हाइट अच्छी है तो मेरी सलाह लोगे तो मैं यही कहूंगा कि पुलिस का सपना आप बनाए रखो और जब मिले तो वर्दी ले लो, लेकिन इससे ज्यादा तुम इसके लिए मर मिटो। और एसआई की नौकरी डायरेक्ट आपको डबल स्टार देगी और एक थाने के मालिक आप बनेंगे तुरंत, और सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी। जहां जाएंगे दरोगा साहब करके पता नहीं कितने लोग सलामी ठोकेंगे आपको, और जितना घूस मिलेगा अगल बगल के थाने का सब आपके अंडर आएगा। लेकिन ये मत करना। क्या इसीलिए पढ़ रहे हो क्या कि जहां खूब घर में भरेंगे, अपना घर बनाएंगे? देश की संपत्ति है, गरीबों का पैसा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में किसी न किसी बहाने चला ही जाएगा। तो हुआ क्या, इसने योग्यता के आधार पर लोगों की भर्ती करने लगी। तो पुलिस आयोग, एंड्रू फ्रेजर ने कहा पहले ट्रेनिंग दो, वेतन बढ़ाओ, भ्रष्टाचार कम करो, डायरेक्ट अच्छे अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करो, ठीक है ना। ये सारा का सारा व्यवस्था किसने किया? एंड्रू फ्रेजर। इसके अलावा इसके समय में एक आया था अकाल मैकडोनाल्ड नाम के एक व्यक्ति ने अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। अकाल बना था, आपको बताया, जो कोई भी वायसराय हो अकाल आएगा। अकाल इसके समय आया तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मैकडोनाल्ड, आगे का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं है,
एंटनी मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड वो पूना पैक्ट वाले में आएंगे 1932 ईस्वी में, वो मैकडोनाल्ड नहीं। इनके अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बना और अकाल आयोग में वही बात कही गई जो रिचर्ड स्ट्रेची ने बताई थी अभी पिछले अकाल आयोग के अध्यक्ष, कि जो गरीब है उसको मुफ्त में आप व्यवस्था दीजिए, जो दिव्यांग है या विकलांग है, उसी को दिव्यांग कहा जाता है, उनको नौकरी में रखिए। ये सारी बातें अकाल आयोग के तहत कहा गया था। ये 3 आयोग बनाया। इसके अलावा इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि इसने भारत की पुरानी बिल्डिंग, जो भी पुरानी बिल्डिंगें रहा करती थी, पुराने बिल्डिंगों को बनाने का काम किया पहली बार लॉर्ड कर्जन ने। इसीलिए पुरातत्व विभाग का जनक इसे कहा जाता है। भारत के पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं और पुरातत्व विभाग बनाने वाला व्यक्ति लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, पुरानी बिल्डिंग बनाया यानी पुरातत्व विभाग बनाया। और आपसे पूछेगा पुरातत्व का जनक, पुरातत्व मतलब पुरानी चीजों को खोजना, उनकी उम्र निकालना और उनके बारे में नई नई जानकारियां ज्ञात करना। ठीक है ना, तो पुरातत्व का जनक एक नहीं, 1000 बार पूछा है। ठीक है ना, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना, ये कहा जाता है कनिंघम। और पुरातत्व विभाग बनाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसने कृषि बैंक बनाया। क्या बनाया? कृषि बैंक बनाया और कृषि विभाग बनाया। अरे वाह यार, गुरुजी कितना अच्छा काम किया है। आप फालतू में से औरंगजेब कह रहे हैं। सारा काम अच्छा किया, बाद में लीप पोत के बराबर कर दिया। ठीक, खूब आप सारा दिन पानी की शुद्धता पे ध्यान देते रहे, एक गंदी मछली टपक गई, सारा का सारा चौपट हो गया और वो रसना और वो बन गया जो है शरबत, आराम से पियो, घर जाओ। ठीक हुआ क्या? इसने कृषि विभाग बनाया, मतलब किसानों के लिए उनकी फसल अगर नष्ट हो तो उनको ऋण दिया जा सके। कृषि विभाग और कृषि बैंक, एक ऐसा बैंक बनाया जो खेती, उस समय खेती ही सब कुछ था, फैक्ट्री नहीं रहा करती थी। खेती करने वाले किसानों को वहां से कुछ पैसा मिल सके, इसलिए कृषि बैंक का निर्माण किया, कृषि विभाग बनवाया था ये। इसके बाद आएगा बंगाल विभाजन। और आज का टाइम ओवर हो गया, 5:20 मिनट, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया हूं। कल मैं आपको बंगाल विभाजन बताऊंगा और बंगाल विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है बंगाल विभाजन। कल बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलेंगे। अब जितने भी क्रांतिकारी हैं सबका नाम आने वाला है और आज की क्लास के बाद से जो क्लास होगी वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान जरूर देना और पढ़ना मन लगा के। ठीक।